हेलो माय डियर टीचर्स। मैं आपके लिए आज फिर से कॉमर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और मुझे मैसेज आया था कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके साथ अपना रिवीजन कर पा रहे हैं। जो कैंडिडेट्स पढ़ नहीं पाते, एटलीस्ट उनके पास टाइम नहीं होता है, तो कह रहे थे कि हमारी वीडियोस उनको पसंद आ रही है। तो थैंक यू आप सबको। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉमर्स के क्वेश्चन है, पेपर 24 2024 के क्वेश्चन से सारे। तो चेक करते हैं। लिस्ट वन और लिस्ट टू देख लेते हैं। लिस्ट वन में उन्होंने दिया है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेडिंग नहीं भी लिखी है तो समझ आ रहा है। और लिस्ट टू में देखिए उसको डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो पढ़ते हैं पहला लिस्ट वन में। ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सी डिविजनल स्ट्रक्चर, डी फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए उस दिन भी एक क्वेश्चन था फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ के दो बार आंसर फायदा हो रहा है। लिस्ट टू में हमारे पास है ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। फिर है टू इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज। अगर इतना ही पढ़ के आंसर ढूंढ पाते हैं तो मेरी सजेशन है, अगर आपने काफी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है तुरंत ऑप्शंस में जा सकते हैं। तब जाना है ऐसे जब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है और हमें पता है यहाँ से आंसर हम निकाल सकते हैं। थर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस सेपरेट बिजनेस यूनिट्स एंड स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब क्विकली विल गो टू द ऑप्शंस, लेट्स एनालाइज। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ए के साथ टू मैच हो रहा है, B3 C4 D1। अगर आप पहली बार अटेम्प्ट करने वाले याद रखिए, हॉरिजॉन्टल ऐसे पढ़ना है क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को आई मीन। देख लेते हैं, अब इतना टाइम हम चारों पर नहीं जाते। तो अगर मुझे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता है तो आंसर तुरंत बन जाएगा हमारा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहता है द इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज। तो ए और टू को मैच होना चाहिए। अब ए और टू हमारे कितने सारे ऑप्शंस में मैच हो रहा है, सारे ऑप्शंस में मैच हो रहा है, तो यहाँ पर उनको पता है सब लोग ऐसे आंसर ढूंढने वाले हैं। तो बी चलते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, जहां पर ऑप्शंस पहले देख लो, यहाँ पर राइट साइड की लिस्ट में क्लियर बाउंड्रीज रहती है, तो बी और फोर मैच होना चाहिए। बी और फोर मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 और 4 में, तो 1 और 2 एलिमिनेट हो गए। डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर कंफर्म है कोई में से एक तो हम आंसर बना लेंगे, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर मैच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर लिस्ट टू का स्टेटमेंट वन, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर, वो फंक्शनल होता है। और डिविजनल में हमारे पास आएगा द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस सेपरेट बिजनेस यूनिट्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। ए मैचेस विद 2, B and 4, C3 and D1। ठीक है, ऐसे इजी तरीके से आंसर आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है कि आंसर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाए तो आंसर बन जाता है। जबकि ये मैं कहूंगी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और हमें आंसर पढ़ के ही आना चाहिए, मतलब तीर तुक्कों से नहीं। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके बुक में नोट डाउन करके सॉल्व कर सकते। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The authentication to be affected by use of a asymmetric crypto system and hash function is known as। देखिए ये टेक्निकल है और ये ना डायरेक्ट डेफिनेशन है। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ेंगे तो ये होता है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नोन एज डिजिटल सिग्नेचर। अब अगर मुझे डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कुछ नहीं पता है और आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो आपको हेल्प हो सकती है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर हम कहाँ से बनवाना होता है, या वो कैसे बनता है, या फिर हमें किसको अप्रोच करना होता है, या कौन सी वेबसाइट से है। ठीक है, ये अगर मन में सवाल आ रहे हैं तो उसको पूरा कर लेना चाहिए। देखिए डिजिटल सिग्नेचर से हमेशा याद रखिए ऑथेंटिकेशन हो जाती है, जिससे वेरीफाई मतलब वेरीफाई हो जाता है सेंडर की आइडेंटिटी। इससे इंटीग्रिटी भी रहती है, मतलब मैसेज को चेंज नहीं किया गया है और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हमने मैसेज भेजा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे डिजिटल सिग्नेचर से काम आती है। और आजकल आपको पता है डिजिटल सिग्नेचर कितने इंपॉर्टेंट है। और अनदर थिंग हमें याद रखना है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यस, पहले वाले का अभी ये सेकंड जो मैंने पढ़ाया क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है डिजिटल सिग्नेचर। 52 का ऑप्शन है थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज। देखिए ये पहले भी आया था इसी सेम पेपर में, अलग तरीके से पूछा गया है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पर भी क्वेश्चन था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब आप 5-6 बार कोई पेपर्स को आप सॉल्व कर लेते हैं
तो आप समझ जाते हैं कि क्या टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिटी ऑफ कमांड आंसर नहीं है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है, स्केल एक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर है एस्पिरेटरी कॉस्ट। मैंने प्रीवियस वीडियो में मतलब भी समझाया है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब ये होता है टीम स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर एफडीआई का फुल फॉर्म, यहाँ पर तो उन्होंने लिखा है फुल फॉर्म, कभी कभी एफडीआई लिखा होता है। तो एफडीआई कौन से यूनिट से, हमें अब वो भी नहीं क्लिक हो रहा है, तो हमारी प्रिपरेशन अधूरी है। और ये पूछे कि इनमें से सारे ऑप्शंस में से उन्होंने दिए ABCD 5 स्टेटमेंट्स, 5 ऑप्शंस में से बताइए कौन सा एफडीआई में है। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शंस देख लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बन सकते हैं, यहाँ पर 3 बन सकते हैं, यहाँ पर 3 बन सकते हैं, यहाँ पर भी 3 बन सकते हैं। इसका मतलब पांचों के पांचों करेक्ट आंसर नहीं होंगे। तो ऐसा हिंट जब आपको मिल जाता है तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप यहाँ से वो वाला ऑप्शन को डिलीट कीजिए। देखिए, होली ओन सब्सिडरी बिल्कुल एफडीआई है, आप परचेज कर लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर भी आप किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हैं, आपको कैपिटल यूज होता है, तो ये भी एफडीआई है। इन्वेस्टमेंट एंड जीडीआर नहीं होता है, क्योंकि इससे हमको ओनरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, ये हम अगर बोले तो पोर्टफोलियो रहता है। डी एक्विजिशन, यस, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट बाय FIIS, अब ये नहीं पता तो आप आंसर ढूंढ नहीं सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनना चाहिए, जिसमें हमारे ऑप्शन A, B और D आ रहे, तो वो नंबर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ABDN करेक्ट आंसर। एफडीआई कौन सी कंट्री में हम सबसे ज्यादा है, या महाराष्ट्र के एफडीआई का क्या चल रहा है, या एफडीआई में कितने परसेंटेज अलाउ है, वो सारे क्वेश्चंस भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। एफडीआई मतलब क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री। ठीक है, इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, अगर आपका जहाँ पर इंटरेस्ट है, या आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस, वहां पर आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर एफडीआई से क्या बेनिफिट होता है, ओनरशिप और कंट्रोल मिल जाती है। तो जहां पर भी ओनरशिप और कंट्रोल नहीं है वो एफडीआई नहीं होता है। इसलिए होली ओन सब्सिडरी को मैंने बताया, अगर हम वहां पर एक्वायर कर लेते हैं एक सब्सिडरी, तो उसको एफडीआई ही कंसीडर करेंगे। जॉइंट वेंचर में भी आपको फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप होती है, और अगर आपको वहां पर शेयर्स, ओनरशिप और कंट्रोल मिलती है जो जॉइंट वेंचर में मिलती है, तो वो भी एफडीआई कंसीडर होगा। इन्वेस्टमेंट एंड जीडीआर, अब जीडीआर का फुल फॉर्म नहीं पता है तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट रहता है और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं। ये हमारे सिलेबस में हमने कभी इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल में पढ़ा रहेगा। ये एफडीआई नहीं कंसीडर होता है, क्योंकि इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आप जब भी करते हो तो क्या आपको वहां पर ओनरशिप है, तो नहीं हो है। एक्विजिशन 100% रहेगा, क्योंकि आप कुछ वहां पर खरीद रहे एसेट या कंपनी, तो एफडीआई बन जाता है वो। और इन्वेस्टमेंट बाय FIIS का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये भी एफडीआई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक और बॉन्ड्स, और वहां पर हमको कंट्रोल नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एफडीआई का सारा कैसे आप आंसर ढूंढ सकते थे, जब आपको ओनरशिप के बारे पता होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर A, B एंड D। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट। अब यहाँ पर लिस्ट 1 में फिर से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैच मिक्स करके उन्होंने हमको दिए। तो ए में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, बी में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोल रहे हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइजेशन। लिस्ट 2 में बता रहे रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर सुपर। ये हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रहता है, तो बी और 3 मैच हो जाएगा। एंड द फ्रेमवर्क विथ विच इन मैनेजर एंड ऑपरेटिंग टास्क और ऑपरेटिंग, ये हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो मुझे 2 आंसर अगर पता है तो निकाल लेते हैं आंसर। A और 4 मैच होना चाहिए, B और 3 मैच होना चाहिए। A और 4, B और 3, तो क्या ये हमारे एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पर आंसर हमारा बनेगा। तो देख लेते एक बार, A एंड 4 किसके साथ मैच हो रहा है। A एंड 4 मैच हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द फ्रेमवर्क विद विच मैनेजर ऑपरेटिंग टास्क और ऑपरेटेड, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमारा मैच, और ऑप्शन नंबर 3 रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपरवाइजर, डिविजन स्ट्रक्चर हमारा मैच हो रहा है, ग्रुप एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सेंट्रलाइजेशन का ऑपोजिट, रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत कैंडिडेट समझ नहीं पाए थे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हमेशा समझ लिए, सिंपल क्वेश्चन रहता है, अगर हमारे को नहीं समझ आता है तो हमारा आंसर रॉन्ग बन जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी प्राइसेस 1 लीटर बॉटल ऑफ इट्स मिनरल वाटर एट 20 रुपीज। ठीक है, कंपनी का मिनरल वाटर जैसे बिस्लेरी ले लो, वो 20 रुपीज है, बट 100 ml ऑफ द सेम वाटर। अब इसी का अगर 100 ml सिर्फ पानी यूज हो रहा है इन अ मॉइस्चराइजर स्प्रे, तो वो 50 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, कंपनी प्राइसेस 1 लीटर बॉटल ऑफ इट्स मिनरल वाटर एट 20 रुपीज। तो अगर पानी की तरह से बेच रही है तो 20 रुपीज में बेच रही है, बट यही पानी का 100 ml ऑफ द सेम वाटर इन अ मॉइस्चराइजर स्प्रे। अब मॉइस्चराइजर स्प्रे को आप कॉस्मेटिक बोल सकते हैं,
तो सादा पानी ने जब वो कॉस्मेटिक बन गया तो उसमें वो सिर्फ 100 ml 50 रुपए में बेचा बेचा जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, एग्जांपल कौन सी प्राइसिंग प्रैक्टिस है? तो क्या ये कस्टमर सेगमेंट है, क्या ये इमेज प्राइसिंग है, क्या ये प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग है, या मार्कअप प्राइसिंग है? अब ठीक है, चारों के एक्सप्लेनेशन हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज हो रहा है, पहले वो सादा पानी में बिक रही है, वो कॉस्मेटिक बन गया है। बट इतना यहाँ पर आंसर कंक्लूड नहीं करना है, पहली बार पढ़ते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लिए। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सेम वाटर है बट फॉर्म उसका चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए वो महंगा हो गया है, और उसको एड ऑन वैल्यू के उसको कॉस्मेटिक करके बेचा जा रहा है। कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग कब होती है? जैसे कि हम बेसिस डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट, जैसे मैं स्टूडेंट से कम चार्ज करूं, प्रोफेशनल से ज्यादा चार्ज करूं, तो वहां पर प्रोडक्ट फॉर्म की बात नहीं होती है, कस्टमर को सेगमेंट किया जाता है। इमेज प्राइसिंग में क्या होता है, ब्रांड की इमेज अच्छी है, परसीव प्रेस्टीज है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले ले कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइसिंग मैंने बताया, डिफरेंट वर्जन और फॉर्म्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, वहां पर डिफरेंट प्राइसिंग की जाती है। और मार्कअप प्राइसिंग कहाँ होती है, जब कॉस्ट प्राइसिंग मेथड यूज होता है, फिक्स परसेंटेज ऐड किया जाता है कॉस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो सिचुएशन डिस्क्राइब नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3। ओके, कॉन्सेप्ट को पढ़िए। इजी क्वेश्चंस भी अगर डिफिकल्ट लगे और सॉल्व नहीं कर पाए तो हमारा नुकसान है। पढ़ाई हम गलत तरीके से कर रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच हमें अब तक समझा ही नहीं है। इसलिए मैंने ये सीरीज सेशंस बनाए आपके लिए पार्ट्स में, कि आप देखिए कि क्वेश्चन को हम कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी नहीं समझ आती है तो दिक्कत आती है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो, और रीडिंग की हैबिट होगी, प्रैक्टिस होगी, सॉल्यूशन किया है घर पर, तो आंसर आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर भी बहुत कैंडिडेट्स ने मुझे बताया था कि वो कंफ्यूज हो गए थे। देखते हैं पहले, सैम्पलिंग फ्रेम मस्ट बी डिटरमाइंड। अब यहाँ पर सैम्पलिंग फ्रेम का अगर आपको मतलब ही नहीं पता है तो वहां पर आप आंसर कैसे बनाएंगे? टारगेट पॉपुलेशन शुड बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, सैम्पलिंग प्रोसेस मस्ट बी इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड, सेलेक्टिंग अ सैम्पलिंग टेक्निक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द स्टडी मस्ट बी केयरफुली डिटरमाइंड। देखिए सैम्पलिंग डिजाइन की बात की जा रही है। आप सैम्पलिंग कब करते हो, जब आप जैसे कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो या फिर आप पीएचडी कर रहे होते हो, तो आपको डेटा कलेक्शन करना है। तो डेटा कलेक्शन कहाँ से करेगी, पूरे इंडिया से करेगी कि पूरे मुंबई से करेंगे? तो हम अपनी सबसे पहले डिसाइड करते हैं टारगेट पॉपुलेशन। जैसे मैंने स्टडी की है बस कम्यूटर्स के ऊपर, बीएसटी बस कम्यूटर्स इन मुंबई, तो मेरा टारगेट पॉपुलेशन कौन था, बीएसटी बस। ठीक है, कम्यूटर्स मुंबई के। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए सैम्पलिंग डिजाइन से पहले कि मैं किसको टारगेट कर रही हूँ। तो हियर योर सीक्वेंस ऑर्डर, इन्होंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं बोला है। तो पहला हमेशा बनना चाहिए आपका टारगेट पॉपुलेशन पता होना चाहिए। तो देखिए टारगेट बी वाला एक ही में दिया है, नहीं फोर्थ ऑप्शन में भी है, तो या तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर बनेगा 2। अब हमेशा बच्चे क्या करते हैं, दूसरा सैम्पलिंग पढ़ के सैम्पलिंग पर चले जाते हैं। सबसे पहले आपको पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है? सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब याद रखिए, जैसे लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, डायरेक्टरी होती है। अब कुछ साल पहले येलो पेजेस आते थे, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन कुछ एक्सेस नहीं होता था डेटाबेस का, तो उसको बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजों के आपको हेल्पलाइन नंबर्स होते थे, या डॉक्टर्स के नंबर होते थे, या खाना हम कहाँ से ऑर्डर करते, तो इट वाज बेसिकली अ डायरेक्टरी। सो एक उसको सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब जहां पर भी आपके पास रिकॉर्ड है, जैसे अब मैं बोलूं आई वांट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम स्टूडेंट्स एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कॉलेजेस, सो डेफिनेटली वी ऑल नो कि इतने कॉलेजेस एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और वहां पर इतने कैंडिडेट्स आपके स्टूडेंट्स है। ठीक है, आपके क्लासरूम में कितने कैंडिडेट्स है, कितने स्टूडेंट्स है, वो भी आपको पता रहेगा। बट जैसे कि मेरी स्टडी में बस कम्यूटर्स थे, तो बस कम्यूटर्स का आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रह सकता। भले आपको पता होगा, न्यूज में आप देखते हो या आपको जनरल नॉलेज होगी इतनी कि एटलीस्ट मुंबई में रोज 23 लाख लोग बस में जा रहे हैं। बट क्या वो रोज सेम लोग जा रहे हैं, उनके पास कोई आईडी कार्ड दिया जाता है, कोई रजिस्ट्रेशन है? नहीं है बिल्कुल भी। मैं आज जा रही हूँ, मैं 4 दिन बाद जाऊंगी, मैं रोज नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो कोई हमारे पास आईडी कार्ड नहीं। तो जब आपके पास ऐसे फ्रेम नहीं होता कि आपको नहीं पता कितने लोग जा सकते हैं, आपकी स्टडी में कितने लोग हैं उसमें, ठीक है, सैंपल, तो वहां उसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है। और अक्सर ऐसी स्टडीज पर आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज होता है। और जैसे कि मैं कॉमर्स में हूँ, रिमेंबर मेजोरिटी ऑफ द कॉमर्स स्टडीज आर जनरली ऑन कस्टमर रिलेटेड टॉपिक्स। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप पीवीआर मॉल जा रहे हो या कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आपको नहीं पता होगा कितने कस्टमर्स, वहां पर कोई सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सैम्पलिंग फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। आप पीएचडी के जब इंटरव्यू में जाते हो, आपका क्या रहता है वहां पर, रिसर्च मेथोडोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम वाली अक्सर स्टडीज में हम प्रोबेबिलिटी मेथड्स लगा सकते हैं, और मुझे तो लगता है 95% कॉमर्स की स्टडीज होती है कस्टमर के ऊपर, जहां पर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है। तो याद रखिए, जब आपके पास कोई लिस्ट रहती है, आप कोई स्ट्राटा लगा सकते हो,
ये आपके पास काउंट है तो ही आप प्रोबेबिलिटी पर जाते हैं, ठीक है। इन डेप्थ उस पर कभी बात करेंगे। मेरी प्रीवियस एक प्लेलिस्ट है और रिसर्च सीखे करके, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है। जब आप अपने रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, पीएचडी या आपका वाइवा लगने वाला है, तो ये सारी चीजें आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा हो गया सैम्पलिंग, सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन और उसके बाद ए आना चाहिए सैम्पलिंग फ्रेम। तो यहाँ पर बी के बाद एक ही में है, तो यहीं पर मेरा करेक्ट आंसर बन जाना था, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्टिंग सैम्पलिंग टेक्निक करोगे, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, फिर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द स्टडी आप केयरफुली, और फाइनली क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग प्रोसेस को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट। अगर ये आपको पता था लास्ट स्टेप पे, तो आप दो ही ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते थे। फिर उसमें से अगर आपको पता था कि बी पहला आंसर बनना चाहिए, बी स्टेटमेंट, तो ये आंसर एक ही करेक्ट बन सकता था, ओके। तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको लग रहा है कि हम काफी फास्ट जा रहे हैं, तो याद रखिए रिवीजन है और क्वेश्चन है, और आपको भी ऐसे ही फास्ट स्टडी करके फास्ट आंसर ढूंढना है, एग्जाम में क्वालिफाई होके आना, और फिर मुझे बताना है कि आप क्वालिफाई हो गए हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वापस देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब हमारे पास कितनी इकोनॉमिक्स होती है, कैपिटलिस्ट होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, या फिर मैं बोलूँ सोशल इकोनॉमी। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट और कैपिटलिस्ट का मेन फीचर होता है प्राइवेटाइजेशन, अगर आपको पता हो तो कह रहे विच ऑफ द, ये कौन सा नहीं है फीचर। याद रखिए जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं नॉट, उनको अंडरलाइन हाईलाइट कर लीजिए। ये नहीं पढ़ा तो आंसर गलत बन जाएगा। अब ऐसे जब चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑड में आउट होगा। क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल होती है। फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंज्यूमर्स भी होता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है, मिनिमल होगा, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ पर प्राइवेट लोगों को ज्यादा, क्योंकि बेनिफिट है, या दे हैव फ्रीडम, और हाई लेवल ऑफ कंपटीशन या बिल्कुल रहता है क्योंकि सब प्राइवेट प्लेयर्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके ऊपर, और नहीं पता है कभी भी तो बेझिझक करिए, कॉन्फिडेंस रखिए और पढ़िए। ऐसा नहीं है कि टीचर बनने के बाद सब कुछ आ जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ लर्नर का एटीट्यूड रखिए। बच्चे होते तो क्वेश्चंस पूछते, अब हम क्वेश्चंस पूछना भूल जाते हैं क्योंकि शायद हमको सही आंसर मिलते नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। इंसान अपने आंसर से नहीं, क्वेश्चंस वो क्या पूछता है उसका लेवल पता लगता है, ऐसे हम बोलते हैं। फीचर ऑफ कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को राइट होता है प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंज्यूमर्स रहता है, चूज कर सकते हैं व्हाट टू बाय एंड फ्रॉम हुम टू बाय। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एकदम कम से कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर पब्लिक गुड्स और वो सब नहीं है ऐसे, मतलब प्राइवेट है। और हाई लेवल ऑफ कंपटीशन बिल्कुल रहेगा क्योंकि हर प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रहेगा, ओके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। ये नहीं है, ठीक है, फीचर्स नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये सबको आना ही चाहिए। इसको मैं एक मिनट, ठीक है, आप जूम कर सकते हैं। ये देखिए मैच का लिस्ट वन में सारे राइट टू सेफ्टी, राइट टू एश्योर्ड, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, ये हम ऑप्शंस देने बिना हम आंसर सॉल्व करना चाहिए। लिस्ट टू में देख लेते हैं उनके राइट्स। कंज्यूमर्स हैव अ राइट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज व्हिच आर hazardous to life and property. Consumers have right to know about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods and services. Consumers have a right to be assured that the interest will receive due consideration and appropriate commission, and consumer has the opportunity to choose from a wide range of production at reasonable prices. देखिए इसमें ना सबसे पहला वाला राइट टू सेफ्टी वन से ही मैच हो रहा है, तो आप तुरंत आंसर बना सकते हैं। राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर्स हैव अ राइट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज व्हिच आर hazardous। तो नीचे ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस में ए और वन, देखिए लकीली एक में है तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर भी तुरंत ऐसे मार्क मत कीजिए आंसर। सेट एग्जामिनेशन जो हमारा 15 जून को है महाराष्ट्र का, वहां पर हमारे पास पेपर फॉर्म में, तो एक बार आंसर गलत रॉन्ग मार्क हो गया तो वापस चेंज नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा ठंड रख के आराम से आंसर ढूंढिए। बी का 4 मैच होना है, राइट टू एश्योर्ड मतलब कंज्यूमर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स। सी और 2 मैच होना चाहिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू नो अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एक्सेट्रा, एंड राइट टू बी हर्ड मतलब कोई हम सुनेगा तो हमारी कंप्लेंट। तो यहाँ पर DO3, कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू बी एश्योर्ड दैट द इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन। आपको ड्यू कंसिडरेशन आपके फायदे के लिए सोचा जाएगा, और ऐसे कोई दिक्कत आएगी तो वो देखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एश्योर्ड वर्ड से हम आंसर रॉन्ग बन सकते थे, बट हमको याद रखना है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। कोई एक भी आंसर आपको पता था तो आपका आंसर इसमें से निकल जाता, ओके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1। लास्ट है आज का हमारा क्वेश्चन। असेसमेंट मेड नॉट ओनली फ्रॉम इनसाइड द कंपनी बट फ्रॉम ग्रुप्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ग्रुप्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 360 डिग्री फीडबैक, 720 डिग्री फीडबैक, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एमबीओ। देखिए एमबीओ तो गोल सेटिंग है, या मोटिवेशन बोल सकते हैं, सीनियर और जूनियर मिलके जहाँ पर गोल्स डिसाइड करते हैं, तो ये आंसर नहीं है।
ठीक है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जनरल टर्म दिया है, तो यहाँ तो 360 डिग्री और 720। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो सकती है, बट यहाँ करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर वन, 360 डिग्री फीडबैक, क्योंकि 720 डिग्री को बोलते हैं ट्वाइस 360 डिग्री। ठीक है, प्री और टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है करेक्ट आंसर होना चाहिए 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है, फिर कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर हमको डाउट होता है, हमेशा जो एनटी की आंसर की आती है वही आंसर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, असेसमेंट मेड नॉट ओनली फ्रॉम इनसाइड बट फ्रॉम ग्रुप्स आउटसाइड, यहाँ पर आपको हर बंदा असेस कर सकता है, पीयर्स कर सकते हैं, आपके कस्टमर्स कर सकते हैं, जैसे टीचर्स को स्टूडेंट्स कर सकते हैं, आउटसाइडर पेरेंट्स कर सकते हैं। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन। आधा घंटा दे रही हूँ मैं रोज आपको, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। आपका भी फर्ज बनता है कि आप भले वर्किंग प्रोफेशनल हो, घर पर खाना बनाना है या घर पर किसी की ध्यान रख रहे, तो अगर अपने करियर के लिए भी सोच रहे तो आपकी करियर के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मेरा करियर मेरी जिम्मेदारी, किसी और की नहीं है। लेट्स स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स एंड लेट्स एक्सेप्ट सिचुएशन। 1 घंटा पढ़ सकते, क्वालिटी टाइम दीजिए, नहीं पढ़ सकते इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि लाइफ के सारे हिस्सों पर अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। डिसाइड योर प्रायोरिटीज, ओके। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ जितना अच्छा पॉजिटिव बोलेगी उतना लाइफ में पॉजिटिव रहता है। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा ऑल्सो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ गुड डीड्स विल ऑलवेज कम बैक टू यू, तो अच्छी डीड्स भी करते रहिए। ओके, लक से भी होता है काफी बार, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि पढ़, बट यस बहुत सारी चीजें मायने रखती है, जो हम कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, मेरा क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा, सबका हो रहा है, या फिर मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ। देर आर सो मेनी थिंग्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल, तो जो हम कर सकते हैं वो जरूर करिए। फिलहाल आप सबको पढ़ना है, रिवीजन करना है। आज ऑलरेडी 11 जून हो चुकी है, आप 15 जून को एग्जाम में जा रहे हैं, और फिर हमारा नेट का पेपर भी स्टार्ट होने वाला है। अपना शेड्यूल देख लीजिए। अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लेलिस्ट में आप जाके पेपर वन, अगर कॉमर्स के कैंडिडेट नहीं है तो पेपर वन की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, और अगर आप कॉमर्स के कैंडिडेट है तो आपके लिए मेरी पेपर वन की लिस्ट, प्लेलिस्ट और पेपर टू कॉमर्स दोनों के लिए हेल्प होगी। कॉमर्स के कुछ टॉपिक्स मैनेजमेंट वालों के लिए भी सेम है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप रिसर्च की दुनिया में एंटर हुए तो मेरी एक प्लेलिस्ट है आओ रिसर्च सीखे, उसमें आप जाके सारी चीजें टाइटल वाइज वीडियो की चेक करके अपना प्रपोजल से लेके थीसिस की तैयारी से लेके वाइवा की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे यू ऑल क्वालिफाई।